वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की यह तस्वीर सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि दिन दहाड़े हुई डकैती है। एक आजाद देश के राष्ट्रपति को उसकी पत्नी के साथ उसके बेडरूम से जानवरों की तरह घसीटकर निकालना, इसके बाद बेशर्मी से उसकी परेड करवाना। यह कहानी सिर्फ अमेरिका और वेनेजुला की नहीं है। यह कहानी अमेरिका के गिरते हुए डॉलर की एक साख की है, एक करोड़ कारपोरेट पावर की है। यह कहानी सिर्फ और सिर्फ धंधे की है। इसका लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। लड़ाई जो है वो सिर्फ तेल तक ही नहीं है। ये बातें मीडिया में चल रही हैं। यह कहानी तेल से कहीं आगे डॉलर की है, बादशाहत की है, सोने की लूट की है और लैटिन अमेरिका को लेकर अमेरिका के कब्जे की भी है। वेनेजुला पर अमेरिका ने कब्जा कैसे कर लिया? क्या वेनेजुला छोटा देश है? और इतनी आसानी से कैसे हो गया कि सेना ने हथियार नहीं चलाया? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इन सब सवालों के जवाब और इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अंजर। आइए बात आगे करते हैं। वेनेजुला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, विशाल तेल भंडार और ऐतिहासिक संघर्षों के लिए जाना जाता है। इसका इतिहास प्राचीन आदिवासी सभ्यताओं, स्पेनिश उपनिवेशवाद, स्वतंत्रता संग्राम, लोकतांत्रिक प्रयासों, आधुनिक और आर्थिक राजनीतिक संकटों से होकर गुजरा है। यूरोपियों के आगमन से पहले वेनेजुला के क्षेत्र में कई आदिवासी जनजाति निवास करती थी, जिनमें से अरावाक, कैरिब और टिमोटो कुइया प्रमुख थीं। ये जनजातियां कृषि, शिकार, मछली पकड़ने और हस्तशिल्प में निपुण थीं। विशेष रूप से टिमोटो कुइया जनजाति उन्नत मानी जाती थी, जिसके पास सिंचाई व्यवस्था और अस्थायी गांव थे। 1948 में क्रिस्टोफर कोलंबस अपने थर्ड सी वोगास के दौरान वेनेजुला के कोस्ट पर पहुंचे। इस डिस्कवरी के बाद स्पेन ने इस रीजन में इंटरेस्ट दिखाया। 16वीं सेंचुरी की शुरू में स्पेन ने वेनेजुला पर अपना पॉलिटिकल कंट्रोल स्टेबलाइज करना स्टार्ट किया और इससे अपनी कॉलोनी बनाया। स्पेनिश सोल्जर, एडमिनिस्ट्रेटर, मशीनरीज और सेटलर स्पेन से वेनेजुला आए। अब वो जो स्पेन से आए वो स्पेनिश ही बोलेंगे, ऑफ कोर्स। कॉलोनिकल पीरियड के दौरान स्पेनिश लैंग्वेज को गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर्स की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। यहां तक कि कोर्ट, लॉ, टैक्सेशन और ट्रेड भी स्पेनिश में होने लगे। इसके साथ इस कैथोलिक मशीनरीज ने क्रिश्चियनिटी स्प्रेड किया, फैलाया और चर्च, स्कूल स्टेबलाइज किए, जहां टीचिंग और प्रीचिंग स्पेनिश में होती थी। लोकल लोगों को रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटर्स कामों के लिए स्पेनिश सीखने पर मजबूर करना पड़ा और इस प्रोसेस के दौरान स्वदेशी पॉपुलेशन हैवी शोषण किया गया। इसकी वजह से डिजीज, स्लेवरी, हरास लेबर की वजह से कई ट्राइबल कम्युनिटी कम हो गई। जैसे जैसे इंडिजिनियसली यानी स्वदेशी पॉपुलेशन वीक होती गई, उनकी लैंग्वेज भी धीरे धीरे डिसअपेयर होती चली गई। स्पेनिश लैंग्वेज डोमिनेंट बन गई और डेली लाइफ का हिस्सा हो गई। 1823 में वेनेजुला स्पेन से इंडिपेंडेंट तो हो गया, लेकिन तब तक स्पेनिश लैंग्वेज सोसाइटी में डीपली रूटेड हो चुकी थी, मींस पकड़ चुकी थी। हर लोग स्पेनिश लैंग्वेज बोलते थे। इसकी वजह से इंडिपेंडेंस के बाद भी स्पेनिश को ही नेशनल और ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया गया। आज भी एजुकेशन, गवर्नमेंट, मीडिया, लिटरेचर सब स्पेनिश में होते हैं। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में वेनेजुला ने स्वतंत्रता की भावना प्रबल हुई और 1810 में स्पेन के विरुद्ध विद्रोह शुरू हुआ। इस संघर्ष के सबसे महान नेता सिमोन बोलीवार थे, जिन्हें एल लिबरेटर, मुक्तिदाता कहा जाता है। 1821 में कारोबोबो की निर्णायक लड़ाई में स्पेन की पराजय मिली और 1823 में वेनेजुला पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। कुछ समय तक यह ग्रैंड कोलंबिया का हिस्सा रहा, लेकिन 1830 में एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बना दिया गया। स्वतंत्रता के बाद भी वेनेजुला में स्थिरता नहीं आ सकी। 19वीं सदी के अधिकांश समय देश गृह युद्धों, सैन्य तख्तापलटों और तानाशाह शासकों में जूझता रहा। आम जनता को आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। तब तक वेनेजुला में तेल का भंडार होने का अनुमान मिल गया और 19वीं सेंचुरी के अंत तक बात यह कंफर्म हो गई कि वेनेजुला के पास नेचुरल रिसोर्स का भंडार है। लेकिन कमर्शियल जो ऑयल था वो 1914 में मालूम चला कि इसमें है, कमर्शियल ऑयल है। इस साल
जमैक वन ऑयल वेल का ड्रिल किया गया जो मेने ग्रांडे जूलिया स्टेट में स्थित था। यह वेनेजुएला का पहला सक्सेसफुल कमर्शियल ऑयल वेल बना गया माना जाता है। इस खोज ने दुनिया का ध्यान वेनेजुएला की तरफ अट्रैक्ट किया और 1910 से लेकर 1920 के दौरान फॉरेन ऑयल कंपनीज, खासकर ब्रिटिश और अमेरिकन, याद रखिएगा अमेरिकन कंपनीज वेनेजुएला आई, वेनेजुएला अमेरिकन कंपनी आई, उन्होंने लार्ज स्केल पे ड्रिलिंग और प्रोडक्शन स्टार्ट की। 1922 में बरोसो 2 ऑयल वेल ब्लो आउट हुआ जिसमें 19 से ज्यादा ऑयल मिला। इस इवेंट ने प्रूव कर दिया कि वेनेजुएला के पास विशाल तेल भंडार है। 1920 के अंत तक वेनेजुएला दुनिया का टॉप ऑयल एक्सपोर्टर में शामिल हो चुका था। दोस्तों इस बात पे ध्यान रखना कि टॉप लोगों में वेनेजुएला शामिल हो चुका था। इस दौरान एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी और ऑयल वेनेजुएला की इकोनॉमी का बैकबोन बनता गया। ऑयल डिस्कवर के बाद गवर्नमेंट को हैवी रेवेन्यू मिलने लगा। फायदा उठाकर डिक्टेटर जॉन विसेंट ने अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, लेकिन वेल्थ का फायदा सिर्फ एलाइट और फॉरेन कंपनीज को ज्यादा मिला। कॉमन जो पर्सन थे, पीपल थे, लिमिटेड बेनिफिट मिला। ऑयल डिस्कवर के बाद वेनेजुएला ने इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग तो हुई, लेकिन पॉलिटिकल पावर ज्यादातर मिलिट्री रूल्स के साथ में रही। सबसे पावरफुल डिक्टेटर जॉन विंसेंट गोम्स जो कि थे, उसके बाद भी कंट्री मिलिट्री इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं आ सकी। 1948 में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटाकर फिर से मिलिट्री रूल स्टेबलाइज हो गया। 1950 में मार्कोस प्रेज का डिक्टेटर बना। उसके रूल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम, फ्री स्पीच, ह्यूमन राइट, सिविलरी रिस्ट्रिक्टेड थे। इस वजह से पब्लिक डिससैटिस्फैक्शन बढ़ती चली गई। 1958 में स्टूडेंट्स, वर्कर, पॉलिटिकल पार्टीज और मिलिट्री के कुछ सेक्शन ने मिलकर मार्कोस प्रेस को अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। जनवरी 1958 में मैसिव प्रोटेस्ट हुआ जिसके प्रेशर में डिक्टेटर को कंट्री छोड़कर भागना पड़ा। इस इवेंट से वेनेजुएला में डिक्टेटरशिप का एंड और डेमोक्रेसी का बिगिनिंग मार्क किया जाता है। 1958 के बाद वेनेजुएला लैटिन अमेरिका का मोस्ट स्टेबल डेमोक्रेसी में काउंट होने लगा। रेगुलर इलेक्शन हुई और सिविलियन गवर्नमेंट पावर में रही। ऑयल रेवेन्यू की वजह से एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंडिंग बढ़ गई, मींस मनी का खर्च बढ़ा। लेकिन साथ ही करप्शन, इनइक्वालिटी और ऑयल डिपेंडेंसी जैसे इशू भी ग्रो करते रहे। 1980 और 1990 की दशक में इकोनॉमिक क्राइसिस और पब्लिक डिससैटिस्फैक्शन इंक्रीज हुई जिससे डेमोक्रेसी और ट्रस्ट कम होने लगा। इसी डिससैटिस्फैक्शन ने आगे चलकर पॉपुलिस्ट लीडर का राइज का रास्ता बनाया। 1999 में ह्यूगो चावेज राष्ट्रपति बने और उन्होंने 21वीं सदी का सबसे समाजवाद लागू किया। गरीबों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई, लेकिन अर्थव्यवस्था तेल और निर्भर हो गई। 2013 में चावेज की मृत्यु के बाद निकोलस मादुरो राष्ट्रपति बने। यह थी अब तक वेनेजुएला की पूरी कहानी कि कैसे तख्तापलट होता था, कैसे प्रेसिडेंट बनते थे। तो अब आते हैं अमेरिका ने कैसे वेनेजुएला को अपने शिकंजे में कसने की कोशिश कर रहा है या कर लिया। निकोलस मादुरो जो इस समय प्रेसिडेंट थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया और ये अरेस्ट इसकी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई जो कि वाशिंगटन में लिखी गई थी। बस वेनेजुएला के किरदारों ने अपना रोल निभाया। इस ऑपरेशन को अंजाम दे दिया गया। हालांकि ये कोशिश अमेरिका पहले भी करता था। आपको बता दे, मादुरो को हटाने के लिए अमेरिका कई साल से लगा था। एक ऑपरेशन 2020 में भी हुआ था, ऑपरेशन गिदोन इसका नाम था। तब अमेरिका ने भाड़े के सैनिकों को समुद्र के रास्ते वेनेजुएला भेजा था। उसका प्लान था कि मादुरो को किडनैप करे, अमेरिका ले आओ, लेकिन उस वक्त वेनेजुएला के मछुआरों और स्थानीय पुलिसों ने उसे पकड़ लिया। उस वक्त अमेरिका की बहुत बेइज्जती हुई। तब मादुरो की सेना और जासूस वफादार हुआ करती थी, जरा सोचो। लेकिन इसके बाद सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका ने कब्जा क्यों किया। डोनाल्ड ट्रंप ने 18 दिसंबर 2025 को खुलेआम यह कहा था कि वेनेजुएला का तेल हमारा था। उन्होंने हमारी कंपनी को निकाला, तेल पर अधिकार जमा लिया। उन्होंने मींस वेनेजुएला ने। लेकिन इस कहानी की अगर आप गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कहानी तेल की है ही नहीं। यह कहानी अमेरिका के अस्तित्व की है, यह कहानी डॉलर की है, यह कहानी ब्रिक्स की है।
जो कुछ देशों का समूह है, अमेरिका की ताकत, उसकी पूरी अर्थव्यवस्था इस बात पे निर्भर करती है कि दुनिया में जो भी तेल है वह सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में खरीदा और बेचा जाए। इसे पेट्रो डॉलर कहते हैं। इसके जरिए अमेरिका बिना कुछ किए अरबों डॉलर कमाता रहता है और इस डॉलर का दबदबा बना रहता है। अमेरिका की हद तक जाने की तैयार, किसी भी हद तक जाने की तैयार है। आप पीछे मुड़कर देखिए, इराक में सद्दाम के साथ क्या हुआ। अमेरिका की तरफ से पहले कहा गया कि उसके पास विनाशकारी हथियार है, जैसा इस बार वेनेजुला में कहा गया कि दुनिया भर में ड्रग की सप्लाई हो रही है। लेकिन इराक में भी यह स्पष्ट हुआ था कि सद्दाम का असली गुनाह यह था कि वह इराक का तेल डॉलर के बजाय यूरो में बेचने की तैयारी कर रहे थे। अगर वह तो हो जाता तो डॉलर की मांग कम हो जाती। लीबिया में गद्दाफी के साथ भी यही हुआ। उन्होंने लीबिया में, गद्दाफी ने बोला था कि तेल के बदले हमें सोने के सिक्के दो। दोनों का अस्त्र दुनिया जानती है। वेनेजुला इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, सऊदी अरब से भी ज्यादा। साल 2025 में डॉलर की कीमत गिर चुकी है। दुनिया के कई देश डॉलर छोड़कर अपनी करेंसी में व्यापार कर रहे हैं। अब अगर इसमें वेनेजुला भी अपना इतना बड़ा तेल भंडार डॉलर के बजाय किसी और करेंसी में बेचता, चाहे वो चीनी युआन, क्रिप्टो, या फिर जो खबरें आज चल रही हैं कि अलग दुनिया संगठन जैसे ब्रिक्स है, इसका प्लान कर रहे थे कि ब्रिक्स करेंसी बनाकर उसमें ऑयल ट्रेड करेंगे, तो फिर अमेरिकी डॉलर की बादशाहत खतरे में नहीं पड़ जाती। इसलिए कहानी मादुरो को हटाना या लोकतंत्र बचाने की है ही नहीं, यह अमेरिका के डॉलर को वेंटिलेटर से हटाने की थी। एक खजाना और भी है जिसकी बात नहीं चल रही, बहुत बड़ी लूट है जिसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा, वो है सोने की, गोल्ड। असली खेल तेल के साथ साथ अपनी बैलेंस शीट को सुधारने और भविष्य के टेक्नोलॉजी पर कब्जा करने का भी है। क्योंकि वेनेजुला की जमीन जो है उसके नीचे सिर्फ काला सोना यानी तेल नहीं है, वहां पीला सोना भी है। अगर आंकड़ों को आप गौर से देखोगे तो वेनेजुला के पास लैटिन अमेरिका के सबसे बड़ा सोने का भंडार है, करीब 161 टन सोना वहां के सेंट्रल बैंक की तिजोरी में रखा है। वेनेजुला के पास एक खास इलाका है जहां पर माइनिंग के नीचे करीब 10,000 टन सोना दबा है। अब अगर आज के भाव में ही जमीन के नीचे लाखों करोड़ों, जिसमें ट्रिलियन डॉलर्स में पैसा है, वो आप देखो तो आप समझ जाएंगे कि अमेरिका को यहां पर तेल से कहीं ज्यादा सोना मिल रहा है। और यह सोना क्यों जरूरी है? देखिए, एक तेल निकलने में वक्त लगता है, पाइपलाइन टूट जाती है, रिफाइनरी जलानी पड़ेगी, सालों लग जाएंगे। लेकिन सोना तो लिक्विड कैसे, जैसे अमेरिका अपनी पसंद की कठपुतली सरकार वहां पे बैठाएगा, यह सारा सोना जो है तुरंत अमेरिका और पश्चिमी देशों के बैंकों के पास पहुंच जाएगा। वेनेजुला के उपराष्ट्रपति ने एक संकेत दिया था, वेनेजुला में जो सत्ता परिवर्तन हो रहा है उसका मकसद सिर्फ तेल नहीं है, वो मिनरल्स पर कब्जा करना चाह रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में मिनरल शब्द का इस्तेमाल किया था। आपको जानकर हैरानी होगी, वेनेजुला की मिट्टी में कोल्टन और लिथियम जैसे बेशकीमती मिनरल्स हैं। यह वही चीजें हैं जिसमें हमारे आपके हाथ में स्मार्टफोन चल रहा है और वो एलॉन मस्क की टेस्ला की बैटरियां आती हैं। एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप एक साथ एक सोच पर वेनेजुला और मादुरो पर आगे बढ़े, क्योंकि यह पूरी कहानी धंधे की है। इसलिए शायद ट्रंप और मस्क की दोस्ती के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि सिर्फ दोस्त ही नहीं है, यह बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। ट्रंप की ताकत मिली एलॉन मस्क को खनिजों की चाबी। यह लड़ाई लोकतांत्रिक कहीं से भी नहीं थी, यह सिलिकॉन वैली और वॉल ऑफ स्ट्रीट के व्यापारियों को भूख मिटाने की लड़ाई थी। यह 21वीं सदी की सबसे बड़ी डकैती थी। तेल हेडलाइन है, लेकिन असल में व्यापार जो है वो सोने और बैटरियों की हो रही है। इस घटना के बाद अब अमेरिका के पड़ोसी देशों में डर का माहौल है। कनाडा, जिसे मजाक में अमेरिका का 21वां राज्य कहा जाता है, आज क्या वो अपनी आजादी को सुरक्षित महसूस कर रहा होगा? मैक्सिको को ट्रंप ने अभी अभी कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को धमकी दी है और कहा है कि खैर मनाओ अपनी। ब्राजील लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश समझा गया है कि अमेरिका पुराना नियम वापस आ गया है, मतलब जहां हमारी नजर वो इलाका हमारा है जी। यह सोचना चाहिए कल को अमेरिका हमारे पास भी आ सकता है। वो जो शेर कहा गया है कि उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरे कत्ल पर आप चुप थे,
याद रखिएगा, अगला नंबर आपका है। मादुरो को पकड़ने से ठीक पहले वेनेजुला पर एक ऐसा हमला हुआ जो दिखाई नहीं पड़ा, और वो था साइबर अटैक। वेनेजुला पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ठप कर दिया गया, उसके रडार अंधे हो गए, जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया, सेना का आपस में संपर्क टूट गया। अब सवाल, यह कौन कर रहा था? जवाब बड़ा आसान है, वो जिसके पास दुनिया के इंटरनेट और सैटेलाइट का कंट्रोल है। आज इस तांत्रिक और अमेरिकी टेक कंपनियों के पास पूरी दुनिया का डेटा और कंट्रोल है, और यह घटना हमें आपको एक डरावनी हकीकत बताती है, जो डिजिटल की गुलामी है। यानी कल को भारत, ब्राजील या कोई और देश अमेरिका की बात नहीं माना जाता, तो क्या हमारे फोन, हमारे जीपीएस, हमारे बैंकिंग सर्वर भी एक बटन दबाकर बंद कर दिए जाएंगे? अमेरिका अब सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं करना चाहता, वो टेक्नोलॉजी के जरिए देशों को अंधा और बहरा बनाना चाहता है। और मादुरो को पकड़ा जाना यह साबित करता है कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी और सिस्टम आपका खुद का नहीं है, तो आप एक आजाद देश नहीं है, बल्कि डिजिटल गुलाम है। और शायद यही वजह है कि चाहे नॉर्थ कोरिया हो या चाइना हो या रसिया, वो अपने देश की टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं। वो अपने देश का यूट्यूब, अपने देश का व्हाट्सएप, अपने देश का सारा संसाधन ला रहे हैं, जो अपने 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 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक बड़े सवाल पर आते हैं, अमेरिका किसी देश में सत्ता कैसे बदलता है? क्या यह सिर्फ एक दिन का हमला होता है? जवाब है नहीं। इस हमले से पहले अमेरिका ने वेनेजुला पर एक तरह का युद्ध थोपा था, जो दिखाई नहीं पड़ा लेकिन जानलेवा था। अमेरिका बोलना स्टार्ट किया, वेनेजुला अब कमजोर हो रहा है, गरीब हो रहा है, एक परसेप्शन बनाता था पूरी दुनिया की नजर में। मादुरो ने देश को कमजोर कर दिया है, ये अमेरिका बोलता था। हमें बताया गया कि मादुरो नीतियां खराब हैं, लेकिन सच एक दूसरा पहलू है। मादुरो महान इंसान थे। अमेरिका ने वेनेजुला पर इतने कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे कि दुनिया के किसी भी देश से जीवन रक्षक दवाइयां तक नहीं खरीद सकता था वेनेजुला। वो अपना तेल नहीं बेच पा रहा था। धीरे धीरे अमेरिका ने वेनेजुला की अर्थव्यवस्था की नसों को काटना शुरू कर दिया था, यानी किसी का गला घोट देना। वेनेजुला की बर्बादी आपको टीवी पर दिखाई पड़ रही है, लेकिन वो मादुरो की नीतियों से ज्यादा अमेरिका प्रतिबंधों का नतीजा था। अमेरिका पहले किसी देश को अपाहिज करता है, फिर सेना को पैसे की कमी से तोड़ता है, जनता को भूख पर रखता है, और विपक्ष को खरीद कर खुद मसीहा बनकर इस देश में घुस जाता है। ये एक ऐसी सोची समझी साजिश है। आपको याद होगा बराक ओबामा के दौर में जॉन कैरी अमेरिका के विदेश मंत्री थे, तो संसद में बेशर्मी से कहा था कि लैटिन अमेरिका हमारा बैकयार्ड है। निकोलस मादुरो की सबसे बड़ी गलती यही थी कि 200 साल पुरानी जागीरदारी को चैलेंज कर दिया था। मादुरो ने रूस और चीन से हाथ मिलाया और चीनी कंपनियों को बिजनेस करने दिया, रूसी सेना के साथ प्रैक्टिस की। अमेरिका के इस पुराने अहंकार पर सीधे चोट की गई। अमेरिका को यह बर्दाश्त नहीं था कि कोई उसके बैकयार्ड में, खासतौर चीन जैसे देश, अपनी जड़ों को मजबूत करें। अमेरिका ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर डाली जहां पर मादुरो के हाथों में हथकड़ियां थीं। अमेरिका के सोशल मीडिया अकाउंट पर बेशर्मी से दिखाया जा रहा था कि जैसे वो जश्न मना रहे थे। वहां के व्हाइट हाउस की तरफ से रील डाली जा रही है। वहां के रक्षा एक्सपर्ट, ट्रंप के समर्थक तुलना कर रहे हैं कि भाई देखो यह सौदा कितना सस्ता रहा। वो यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो साहब, इराक पर जब वार हुई थी तो सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए खरबों डॉलर खर्च हुए थे, 4500 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे, लेकिन हमने तो कुछ नहीं खोया इसमें, ना पैसा खर्च ना सैनिक मारे गए। वहां के लोग कह रहे हैं कि ट्रंप बिजनेस गुरु हैं, देखो कितना सस्ता सौदा किया। लेकिन यह सोचो कितनी खतरनाक है, क्योंकि यह लोग युद्ध को और किसी देश को बर्बाद को मजाक के तौर पर ले रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है, क्या भारत जैसे देशों को सतर्क होने की जरूरत है, या फिर अमेरिका का अगला दाना कौन सा होगा, कौन सी कंट्री होगी? अगर कोई बोले कि सिर्फ ऑयल के लिए ये मादुरो का किडनैप हुआ या उठाकर ले गई अमेरिका, ये वीडियो जरूर उनको बताना कि एक बार समझो कि एक्चुअल में अमेरिका ने मादुरो को क्यों गिरफ्तार किया। तब तक के लिए